अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल साइंस रिपोर्टर। आज जो है हम फोर्स एंड मोशन उसका हम पार्ट 2 कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको ऊपर जो है वो बुलेट में नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें तो आपको पता लग जाएगा कि पार्ट 1 कहाँ मौजूद है। पार्ट 2 प्रोजेक्टाइल से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 जो था वो स्पीड से लेकर मोमेंटम तक था, वो कवर हो चुका है। अब हम प्रोजेक्टाइल के मोशन को स्टार्ट करते हैं। दैट वाज लेक्चर 1। अब ये जो है लेक्चर 2 स्टार्ट हो रहा है। देखिए जो मैं जिन चीज़ों पे मैं अपने पॉइंटर को जो है वो हाईलाइट करूँगी, इसका मतलब है आपने उन पॉइंट्स को नोट करना है, बाकी को नोट नहीं करना, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ रफ रजिस्टर। सो रफिंग और देखिए नोट्स अच्छे हैं तो वो मैं पहले सब कुछ बता चुकी हूँ आपको, तो आप लोगों ने मेरे पॉइंटर पे नोट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल होता क्या है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल जो है वो एक 2 डायमेंशन मोशन है जिसमें ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, और ये होता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया, ठीक है। इन दोनों की मोशन के ज़रिए से प्रोजेक्टाइल काम कर सकता है। प्रोजेक्टाइल के अंदर जो फ्रिक्शन होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। सो इसमें 2 डायमेंशन मोशन है, ग्रेविटी जो है इसमें कांस्टेंट रहती है, इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इनर्शिया, और फ्रिक्शन यहाँ पे ज़ीरो रहती है। ये कुछ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स होते हैं प्रोजेक्टाइल को एक्सप्लेन करते वक्त हम इसको ऐसे कर रहे होते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं हम कि एक ग्राफ है, ये प्रोजेक्टाइल का ग्राफ है विच इज़ फॉर्मिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। अब ये कहते हैं ये वाई एक्सिस है, ये इसका एक्स एक्सिस है, यहाँ से बॉल थ्रो की या कोई भी चीज़ थ्रो की यहाँ पे जाके इस तरह का कर्व एंगल लेता है, ठीक है। जब भी आप कोई बॉल थ्रो करते हैं तो या तो फिर इस एंगल, अगर आप 45 डिग्री पे या 30 डिग्री पे एंगल जो है शो करते हैं, और स्टार्टिंग हाइट होती है, स्टार्टिंग पोजीशन होती है, तो एब्सोल्युटली उसने कर्व पाथ लेना है। अब यहाँ पे उसने एंगल बनाया थीटा, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी कह दिया, ठीक है। अब इसका हम कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं, ये हम सेकंड चैप्टर में फर्स्ट के पढ़ चुके कंपोनेंट कैसे ड्रा किए जाते हैं। ये वर्टिकल वाई कंपोनेंट है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, क्लियर। फिर यहाँ पे जाके हमने एक ये पॉइंट देखना है, एक ये पॉइंट देखना है और एक ये पॉइंट देखना है। MCQs एंट्री टेस्ट में ये से आता है। फर्स्ट पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। अब वो कहते हैं इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, टॉप पे क्या होता है, बॉटम दोनों पे क्या हो रहा होता है, उसकी कंडीशन को भी हम लिखेंगे, आगे बताएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट थे, एक वी एक्स कंपोनेंट है और एक वी वाई कंपोनेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी के हम वी एक्स कंपोनेंट को पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि हम कंपोनेंट्स ड्रा किए थे ना, अभी फाइनल भी होगा और इनिशियल भी होगा, तो कंपोनेंट्स उसके 2 ही होते हैं, एक्स और वाई। पहले एक्स कंपोनेंट है, ये कंट्रोल या चेंज होता है फ्रिक्शन की वजह से। ये MCQs हैं जो कि याद करने हैं, इसमें कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ठीक है। सो ये जो वी एक्स कंपोनेंट होता है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द फ्रिक्शन, ठीक है। वी वाई कंपोनेंट इट इज़ कंट्रोल बाय या चेंज ड्यू टू ग्रेविटी, ये MCQs में आता है तो लाजमी याद रखें, ठीक है। फिर वो कहता है कि हमें ये पता है कि प्रोजेक्टाइल के अंदर फ्रिक्शन ज़ीरो होती है, ठीक है। और उसमें ये भी कहता है कि जो इनिशियल या फिर जो एक्स कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। स्पीड एक्स कंपोनेंट की हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप जब भी नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक्स कंपोनेंट होता है इट ऑलवेज रिमेन्स सेम, और जो वाई होता है क्योंकि फ्रिक्शन ज़ीरो है, प्रोजेक्टाइल में फ्रिक्शन ज़ीरो है तो एक्स कंपोनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था उसके, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा होता है, वाई कंपोनेंट क्या होता है, वर्टिकल होता है, ग्रेविटी क्या होती है वो भी वर्टिकल होती है, तो वाई कंपोनेंट ग्रेविटी से इफेक्ट हो रही होती है। और हम बताते हैं कि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट क्या है, कांस्टेंट है। अगर एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है तो इसका इनिशियल और फाइनल दोनों कांस्टेंट होंगे, इनिशियल और फाइनल दोनों कांस्टेंट होंगे। और हम ये जानते हैं कि जो एक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कॉस थीटा से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम कहते हैं वी आई कॉस थीटा यहाँ पे लिख देंगे, और ये तमाम चीज़ें सब कॉन्स्ट, ये एक ही चीज़ है, ये सारी एक चीज़ है, इनको हम कांस्टेंट का नाम देते हैं। ये भी MCQ जाते हैं, फाइनल क्या होगा, इनिशियल क्या होगा और कॉस थीटा क्या होगा, वो कांस्टेंट रहते हैं। फिर दूसरी बात वो कहता है इसमें जो एक्सेलरेशन एक्स कंपोनेंट की होती है वो भी ज़ीरो होती है। ये पॉइंट्स याद करने वाले हैं, नो लॉजिक हियर, ठीक है जी। अगर लॉजिक में लग जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब फिर वो कहते हैं कि ये जो है वी वाई कंपोनेंट जो है वो ग्रेविटी जो है इट इज़ कंट्रोल बाय और चेंज टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी इधर क्या है, कांस्टेंट है, ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट होती है। वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आता है वो रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा था, डायरेक्शन को। ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। कहते हैं अब इसमें कहता है वी वाई वेरिएबल है, हमने यहाँ पे कहा था वी एक्स कॉन्स्टेंट है। वेरिएबल क्यों है, ग्रेविटी चेंज हो रही है। इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो थी एक्स कंपोनेंट की क्योंकि ये कांस्टेंट थी स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो ए वाई कंपोनेंट जो है हमने कहा वो किसके इक्वल है, ग्रेविटी के इक्वल है। अब ग्रेविटी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। अगर पॉजिटिव है समझिए डाउनवर्ड मोशन हो रही है, नेगेटिव है तो अगेंस्ट मोशन हो रही है, अपवर्ड मोशन में जा रहा है बंदा। अगर वो कहता है ग्रेविटी नेगेटिव आ जाए तो अपवर्ड मोशन है, अगर ग्रेविटी का पॉजिटिव साइन आ जाए तो उसका मतलब अट्रैक्शन हमेशा सेंटर सेंटर ही होती है। हमेशा हर बॉडी जो है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। नीचे की तरफ आ रहा है टुवर्ड सेंटर आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा तो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसमें बड़ा कमाल के MCQ पूछा जाता है, इन तमाम को कंबाइन करके पूछा ही जाता है कि मुझे हमें ऐसे कोई कंपोनेंट बताएं प्रोजेक्टाइल में जो जीरो होते हैं। 2 कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और एक फ्रिक्शन, ये इट रिमेन जीरो, दे बोथ रिमेन जीरो।
और जो एक्स कॉम्पोनेंट होता है वेलोसिटी का, और जो ग्रेविटी होती है दे मीन्स कांस्टेंट। ये हम पीछे बता चुके हैं सारा, ठीक है। इनको बस याद करना आपने कैसे, ये एक्सप्लेनेशन पीछे दे चुकी हूँ आपको पहले, ओके। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट उसका पॉइंट है वो कहता है, उसने बताया था ना मैंने पीछे आपको कि हम एक पॉइंट जो है ज़ीरो पे स्टार्ट करेंगे, एक उसके यहाँ पे पॉइंट ज़ीरो से, फिर हम उसके मिड पॉइंट पे, फिर फाइनल पॉइंट पे करेंगे। अब वो कह रहा है, मैं समझे ये ओ है, ये पी है, और ये क्या है, ये इसका जो है वो मोशन कहते हैं क्यू है, ठीक है। ओ पी एंड क्यू, ठीक है। अब वो कहते हैं ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर पी तक ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट होती है। यहाँ पे एक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, और जो वी वाई होता है वो कम हो रहा होता है। अगर अगेंस्ट जा रहा है तो लाजमी सी बात है स्पीड भी कम होना है। ये आम सी बात है कि कोई बॉल को आप ऊपर थ्रो करते हो तो वेलोसिटी कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। सो वी जो है हम कहते हैं, हमने ये सेकेंड ईयर में पढ़ा है, उसके कोऑर्डिनेट्स बनाते वक्त हम अगर कॉमन एवरेज वेलोसिटी लेना चाहते हैं तो हमें से कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ते हैं, और उनका कॉमन एवरेज लेके हम उसको जो है अंडर रूट में दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिख रहे होते हैं। हमें अब इसमें जो है फाइनल कंपोनेंट्स लिखे मैंने, वी एफ एक्स प्लस वी एफ आई, दोनों को स्क्वायर ले लेंगे, अंडर रूट में रख के हम इसको ऐसे ड्रा करते हैं। फिर वो कहते हैं पी पॉइंट, ये इसके बड़े एमसीक्यूज होते हैं पी पॉइंट के, याद रखें। पी पॉइंट पे, इस टॉप पॉइंट पे, ठीक है, इसमें होता ये है, आपको मैं एक बात बताती हूँ। एक्स कंपोनेंट जो होता है वो हमेशा जो एक्स कंपोनेंट होता है वो हमेशा इस तरफ होता है, ठीक है, इस तरफ होता है हमेशा एक्स कंपोनेंट। अगर एक्स कंपोनेंट इस तरफ है, अगर वो एक्स कंपोनेंट ऊपर जाता है लाइक यहाँ पर, तो वो तब भी इधर ही होगा। सॉरी, इट्स माई लेफ्ट हैंड, सो एक हाथ मोबाइल पकड़ा तो ये, ठीक है। वो तब भी जो है वो क्या करेगा, इसी तरह रहेगा। नीचे आएगा इधर तब भी इस तरह रहेगा, इधर होगा तब भी इसी तरह रहेगा, इधर आएगा तब भी इसी तरह रहेगा। चेंज क्या चीज़ हो रही होगी, वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब वो कहता है टॉप पे गए, यहाँ तो फिर भी कोई ना कोई इसका एंगल था ना वाई कंपोनेंट का। यहाँ पे वाई था, यहाँ पे एक्स था, ऊपर गया तो वाई कंपोनेंट ही ख़त्म हो गया। कहाँ पे कंपोनेंट ड्रा, इसको कोई कंपोनेंट ड्रा कर सकते हो इस चीज़ का, कोई कंपोनेंट ही नहीं है इसका। कंपोनेंट ना होने का मतलब है यही एक्स कंपोनेंट इसका मौजूद है। तो एट द टॉप पॉइंट विच इज़ पी पॉइंट, फाइनल कंपोनेंट जो होता है वाई का वो ज़ीरो होता है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो होता है फाइनल वो ज़ीरो होता है। इसका हमें पता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है वी एफ एक्स। टॉप पे वेलोसिटी मिनिमम जो है होती है बट ज़ीरो के इक्वल नहीं होती। ये भी एमसीक्यू आता है कि टॉप पे जाकर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में ज़ीरो जाती है, नहीं, मिनिमम होती है बट ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। दूसरा कहता है अगर मैं मोशन लेके जाती हूँ फ्रॉम पी टू क्यू, पी टू क्या क्या हो रहा है, अब देखिए आपको यहाँ पे पी से क्यू, दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू। यहाँ जा रहा है तो टूवर्ड्स ग्रेविटी जा रहा है, डाउनवर्ड मोशन हो रही है, अलॉन्ग ग्रेविटी है, सपोर्ट हो रहा है। हम क्या करते हैं, वी एफ वाई कंपोनेंट क्या कर रहा होगा, इसका इंक्रीज़ कर रहा होगा। वी एफ वाई कंपोनेंट इंक्रीज़ करता है, अलॉन्ग ग्रेविटी मूवमेंट है, और एक्स हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है, ठीक है। अब वो कहते हैं उससे एक और से बोल दिया कि देखिए आपको क्या कॉन्सेप्ट पता होगा किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। ये एक ही पॉइंट के अंदर बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ग्रास्प करने हैं बहुत इजीली, क्योंकि टाइम एंट्री टेस्ट में और जो वैल्यू होती है वही चीज़ की हो रही होती है, और जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता होते हैं वही निकलता आगे। सो वी हैव किनेटिक एनर्जी। वो कहता है ये ओ पॉइंट है, ये इसका पी पॉइंट है, ये इसका क्यू पॉइंट है। ओ पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे मेरे पास जो किनेटिक एनर्जी होती है सबसे मैक्सिमम होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। टॉप पॉइंट पे हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होगी और किनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। दीज आर कॉमन पॉइंट्स, इसमें कोई मैथमेटिक्स या वो नहीं है, ठीक है जी। फिर वो कहता है आपको एक केमिस्ट्री को बताती हूँ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर किनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इफ इट इज़ प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 60। जब भी बोलेगा मैक्सिमम हाइट पे किनेटिक एनर्जी बताओ या पोटेंशियल एनर्जी बताओ, मैक्सिमम हाइट पे उसका एंगल गिवन कर दिया है। हम कहते हैं किनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू ई कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आपको टेबल्स याद होने चाहिए, कॉस 0 पे क्या होता है, कॉस 60 पे क्या होता है, 30 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। 4 से 5 वैल्यू सबको अंदाज़ा होना चाहिए। कॉस पे अगर ये है तो साइन पे उसका उलट होता है, और टैन का आपको याद कर लेना, मैं आपको टेबल्स भी याद करने सिखाऊंगी, ठीक है। करंट एनर्जी इज इक्वल टू ई कॉस को थीटा। अब मैंने देखा उसने कहा कि 60 है, आपको पता नहीं मैंने 60 यहाँ पुट किया, जब 60 पुट किया तो कॉस 60 1/2 होता है। मैंने 1/2 लिखा, उसका स्क्वायर करने के बाद मेरे पास e/4 आ जाता है। इस तरह के MCQs आते हैं तो याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें इस जगह, इस किनेटिक की जगह वो पोटेंशियल दे देता है, इसी की जगह ई साइंस को थीटा हो जाएगा, ई साइंस को थीटा। उसी तरह आप वैल्यूज पुट करेंगे तो 60 पे जो होता है वो √3/2 होता है, साइन 60 वो √3/2, √3/2 का स्क्वायर लेंगे तो 3/4 आ रहा होता है इसका, 3e/4 बन जाएगा इसका, ठीक है। और अब फिर कभी कभी डिमांड करता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को,
हाइट प्रोजेक्टाइल की क्या होती है? वो कहते हैं मैक्सिमम जो सीधा वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको हम हाइट कह रहे होते हैं। हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाइट इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई 2g, डिवाइड बाई 2g। इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। आपको पता चल रहा होगा यहाँ से हाइट जो है वो उसका रिलेशन स्पीड के साथ क्या स्क्वायर का, तो रेशियो क्वेश्चंस बनते हैं इसके, जैसे हमने पीछे किए थे वैसे ही रेशियो क्वेश्चन यहाँ भी करेंगे। अगर मैं हाइट अगर इसके साथ स्क्वायर है तो मैं जितनी भी टर्म्स ले आऊँ, मैं डिवाइड बाई h2 कर दूँ तो वहाँ पे वी आई टू स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्लियर है। अगर वो कहता है टू बॉडीज़ हैं, उनके वेलोसिटीज़ जो हैं उनकी रेशियो 2:1 है, ठीक है, उनका एंगल सेम है और जिससे वो थ्रो की गई हैं। देखें जब आपको ये कंडीशन दी जाएगी उससे पहले वो बोलेगा कि एंगल सेम है। जब एंगल सेम हो जाएगा तो ये कांस्टेंट चीज़ होती है, तो ये ख़त्म, ग्रेविटी वैसे भी कांस्टेंट होती है, तो ये ख़त्म हो गई, इसका रिलेशन डायरेक्ट इसके साथ हो गया। ठीक है, अब वो कहता है v1 और v2 का रिलेशन 2:1 है। अब मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी, इनका स्क्वेयर्स करते हैं तो इसका बनेगा 4 और इसका बनेगा 1 का 1 वैसे ही रहेगा। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि अगर बॉल को थ्रो किया जाता है, इसी तरह फार्मूला का दूसरा रुख देखा जाए तो वो कहता है अगर ये है ना h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइंस को थीटा बाई 2g, मैं कह देती हूँ ये इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, ग्रेविटी वैसे भी कांस्टेंट है, तो h का रिलेशन जो है वो साइंस को थीटा के साथ डायरेक्ट हो जाता है। इसको भी देख लेते हैं, इसके भी रेशियो क्वेश्चन आ रहे होते हैं। इसको रेशियो लेंगे साइंस को थीटा बाय 1/2, ठीक है, तो उसका जो भी आपके पास वैल्यू होगी आपको पुट करो, आपको साइन कॉस टैन की वैल्यूज पता नहीं चाहिए, उस पर क्या होती है उस पर क्या होती है, आप आंसर फाइंड कर लोगे इसका। क्लियर? अच्छा, इससे अच्छा एक और एमसीक्यू भी बना देते हैं। वो कहता है आपको इस बात के बारे में अंदाजा होना चाहिए कि हाइट इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइंस को थीटा बाय 2g होता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। आपको ये पता है मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड हो सकती है? देखिए एक हाइट मैक्सिमम उस टाइम पे होती है जब ये साइन जो थीटाज हो 1 है यहाँ पे। ठीक है, मैं कहती हूँ मेरे पास थीटा 90 रखूँगी तो साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो साइन 90 पे 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास सिर्फ ये रकम बच जाती है अगर मैं साइन 90 करती हूँ। तो इस टाइम पे हाइट जो है उस टाइम में मैक्सिमम होती है 90 के एंगल पे, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस होता है तो हमेशा मैक्सिमम 90 पे रहता है। ठीक है, तो हाइट इस टाइम पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। हाइट मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। मेरे पास ये एक आगे पॉइंट, मैंने भी इस पॉइंट को जो है देखा कि वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g किसको रहता है? एच मैक्स को ला रहा है, तो मैंने इस हाइट के अंदर इसकी जगह एच मैक्स साइंस को थीटा लिख दिया। ठीक है, एच मैक्स साइंस को थीटा लिख दिया। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो घबराना नहीं है, ये सिंपल सी बात उसने किया है। इसमें मैं एमसी को बताती हूँ एमसी को कैसे आते हैं। देखें वो कहेगा कि मेरे पास एक हाइट है जो 1/3 टाइम है अपनी मैक्सिमम हाइट के। ठीक है, और दूसरी बात अभी हमें करना क्या, उसने दे दिया बताओ कि हाइट जो है वो थीटा एंगल कितना होगा इसका। अब हमसे पूछ रहा है कि एंगल कितना होगा। अच्छा, तो यहाँ पर अब क्या कर रहा है, h इज इक्वल टू एच मैक्स साइंस को थीटा। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया, अब मुझे पता है कि जो मैंने अगर मैक्सिमम जब भी क्वेश्चन पूछना है कि हाइट जब 1/3 अपनी मैक्सिमम हाइट का हो गया, तो आपको ये देखना है कि एच मैक्स, मुझे ऐसी एक इक्वेशन देखनी है, ऐसी इक्वेशन देखनी है जिसमें मेरे पास मैक्सिमम हाइट की कोई वैल्यू गिवन है, ताकि हमें इसको कैंसिल करना है ताकि हम थीटा आंसर फाइंड कर सकें। देखें मैंने ऊपर बनाई है इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस हाइट की जगह मैं पूरी हाइट की वैल्यू लिख रही हूँ। मैंने अब क्या किया, इस हाइट की जगह एच मैक्स साइंस को थीटा इज इक्वल टू 1/3 एच मैक्स आ गया, साइंस को थीटा एच मैक्स से कैंसिल हो गया, साइंस को थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब मैं क्या करूँगी, दोनों साइड्स पर जो है वो अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वेयरिंग लेने से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी होता है। ठीक है, इसका भी रिलेशन डायरेक्ट बनेगा वी आई स्क्वेयर के साथ जब थीटा कांस्टेंट है, वो बता दिया। दूसरी एग्जांपल जैसे पीछे बताई है, R1 का रिलेशन वी आई स्क्वेयर रेशियो क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर वो कहे कि वी आई को कांस्टेंट कर दो तो साइन 2 थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन आएगा इसका रेंज का। ठीक है, उससे बता दें यहाँ पे उसके भी रेशियो क्वेश्चन बन गए। अब इसमें कोई क्वेश्चन आता है हाइट और रेंज अगर इकट्ठे दे दी गई क्वेश्चन के अंदर कि हाइट ये है रेंज ये है, बताओ थीटा क्या होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन होता है 4h इज इक्वल टू आर टेन थीटा, ये एक फार्मूला होता है जिसमें हम जो है वो थीटा का मुझे पता है 45 गिवन है, उससे मुझसे रेशियो मांगी h/r की, h/r की रेशियो डिमांड कर लिया। तो मैं क्या करूँगी, 4h इज इक्वल टू आर टेन थीटा लिखा, टेन 45 है, टेन 45 पे 1 होता है, h/r आर में यहाँ पे ले गई तो 1/4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो कॉमन पता है कि कैसे करना होता है इसको। ठीक है, इसमें
इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है गलीलियो थ्योरम के बारे में। वो कहते हैं कि जब दो थीटास गिवन हो एक इक्वेशन के अंदर, एक प्रोजेक्टाइल के अंदर, और उनका सम जो है वो 90 की डिग्री बन रहा हो, 90 के इक्वल बन रहा हो, मतलब यहाँ पे 20 भी हो सकता है, यहाँ पे 70 भी हो सकता है। 20 प्लस 70 कितने होते हैं? 90। उन दोनों एंगल्स पे जो रेंज होती है वो सेम आती है, ठीक है। इसके काफ़ी लंबे जो क्वेश्चन गिवन किए होते हैं, लेकिन आंसर उसका सेम ही होता है। क्या कहता है? एक थीटा 70 है, एक को बॉल को 90 20 पे थ्रो किया। अब बताएं इसकी रेंजेस क्या होंगे, आपको फाइंड नहीं करना। आपने देखते हैं गलीलियो थ्योरम में अगर सम करें वो 90 के इक्वल आ रहा है, तो उन दोनों एंगल्स पे रेंजेस जो होंगी वो सेम आएंगी, ठीक है। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ एंगल्स फ्रॉम फॉर विच प्रोजेक्टाइल हैव सेम रेंज। प्रोजेक्टाइल की सेम रेंज उस एंगल को जो है, पेयर ऑफ एंगल को फाइंड आउट करो। सो 20 और 70 का पेयर एक्सीलेंट है, इन दोनों का सम करते हैं तो क्या बनता है? 90। तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स पे रेंज है वो सेम होती है। अच्छा, जैसे मैंने पीछे आपको स्पेशल केस बताया था हाइट के बारे में, इसी तरह रेंज के भी एक स्पेशल केस है जिसमें कहता है आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी होता है। तो मैं यहाँ पे टू की जगह ऐसे कौन टू के साथ ऐसे कौन सा एंगल लिखूंगी कि मेरे पास जो है वो मैक्सिमम जो है वो रेंज बने। यहाँ पे 90 का एंगल आना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे 45 लिखूंगी। टू मतलब 45 कितना होता है? 90। साइन 90 पे क्या होता है? 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रेंज 45 पे मैक्सिमम है, हाइट 90 पे मैक्सिमम है। ये भी एमसीक्यू है, इसको भी नोट कर लें। आर मैक्स इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी। थीटा क्या है? 45 रखे, जिसकी वजह से मेरे पास रेंज है मैक्सिमम आ रही है। तो इसका मतलब आर मैक्स इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई जी। अब मैंने देखा ये कि मैं इसको उस क्वेश्चन के अंदर लेके आती हूँ कि आर, ये आर है, ठीक है। अब इस वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई जी जो है ये किसके इक्वल आ रही है? आर मैक्स इक्वल। आर मैक्स लिखा है यहाँ पे साइन टू थीटा। आर इज इक्वल टू आर मैक्स साइन टू थीटा। ये क्लियर है। इसको भी वैसे जैसे पीछे क्वेश्चन बताया वैसे ही करना है, आप इसको एक दफ़ा देख लें, ठीक है। रेंज हाफ है अपनी मैक्सिमम रेंज का, जैसे पीछे किया था वैसे इसको भी करना है और इसका आंसर इसका फाइंड आउट कर लेना है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है? देखिए, इसमें मैंने एक हल्का से एक चार्ट बना दिया ताकि आपको हाइट और रेंज में कन्फ्यूजन ना हो। 0 से 45 तक जाएंगे, 45 से 90 तक जाएंगे, ये एक चार्ट है। 0 से 45 तक जाते वक्त आपको फॉर्मूलाज दिमाग में याद रखने हैं। मैंने कहा था 0 से लेकर 90 तक क्या होती है? हाइट बढ़ती जाती है और हाइट मैक्सिमम आती है 90 के ऊपर आके। इसका मतलब मैं अगर 0 से लेकर 45 तक आऊँ, हाइट तभी ज़्यादा है। हाइट में 45 से 90 में जाऊँ, हाइट तभी ज़्यादा है क्योंकि 90 पे आगे मैक्सिमम हो रही होती है। लेकिन रेंज का मसला ये है कि रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पे होती है। तो रेंज जो है वो 0 से लेकर 45 तक मैं किसी भी एंगल पे लेके आऊँगी तो रेंज उसकी मैक्सिमम होगी। अगर मैं उसको आगे रेंज को 45 से 90 पे लेके जाऊँगी तो एब्सोल्युटली रेंज क्या होगी? वो कम होगी, क्योंकि 2 इंटू 90 कितना होता है? 180 बनता है। आपको फॉर्मूले से याद करना है कि फॉर्मूला वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी होता है। टू थीटा का मतलब क्या है? 2 इंटू 90। 2 इंटू 90 कितना होता है? 180। और साइन 180 पे -1 होता है, तो वो विथस्टैंड नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो रेंज जो है इसके ऑपोजिट थोड़ा सा आता है। अगर हाइट जो है 90 तक बढ़ रहा होता है, रेंज 45 तक मैक्सिमम, उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन कर रहा है चूज़ द करेक्ट एंगल फॉर विच द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, ऐसा एंगल चूज़ करो जिसमें प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम हो। रेंज मैक्सिमम बोल रहा है, ठीक है। हमें अब ये देखना है कि 40, 55, 35 एंड 60। 45 के करीब कौन सा बताया मैंने कि रेंज मैक्सिमम किस पे? 45 पे। 40 करीब है ना 45 के, तो इसका मतलब रेंज मैक्सिमम वहाँ पे होगी। इसी तरह जो है टाइम ऑफ फ्लाइट के क्वेश्चन आते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू वी आई साइन थ्री डिवाइड बाई जी, सॉरी। कहता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आधा टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t/2 टाइम लग रहा है, हाफ है ना, तो हाफ टाइम यहाँ पर और हाफ टाइम यहाँ पे। जब दोनों t/2 का ऐड करें तो t बनता है, ठीक है। तो वो कहता है टाइम पीरियड जो हमने दी, अगर मैक्सिमम हाइट को पहुँचना है तो t/2 होता है। मैंने टू वी आई साइन थ्री डिवाइड बाई जी लिखा, डिवाइड बाई 2 लिखा। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो वी आई साइन थ्री डिवाइड बाई जी रह जाएगा। इसके भी वैसे क्वेश्चन, इसका रिलेशन डायरेक्ट है विद वी आई के साथ जब थीटा कांस्टेंट है। इसके रेशियो क्वेश्चन, इसके आगे बताना है कि टी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा जब इनिशियल कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसके रेशियो क्वेश्चन, मैक्सिमम वाले क्वेश्चन देख लेना इसके, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इनमें सारा वो सेम प्रोसीजर चल रहा है। अच्छा, अब ये बुक में कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, आपने बस इसको याद करना है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समझाने में वो काफ़ी टाइम लग जाएगा जो इतना यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन नहीं आते मोस्टली। आपने बस एक ये फॉर्मूला देखना है, वी इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। आपने एक ये फॉर्मूला देखना है, कहाँ गया ये वाला, वी इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर
प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 VI GT इंटू साइन थीटा। ठीक है, आपको एक ये फॉर्मूला देखना है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स VFY बाई VFX। अब VFY को खोल रहे नीचे तो VI साइन थीटा माइनस GT डिवाइड VI कॉस। याद करने आपने, छोड़ना नहीं है इनको। फिर पोजीशन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट होता है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट होता है। अब ये जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका बोलता है कि एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा टाइम। ठीक है, आपको बस याद करना है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस 1/2 GT स्क्वायर, इसको हम कहते हैं। चीज़ें याद करें, सिंप्लीफाई करें लाइफ को। ये तो कॉम्प्लिकेटेड लेके ना जाने, कब ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, वो मैंने ऊपर सॉल्व किया, लेकिन समझाने की ज़रूरत नहीं है उसको, आपको बस याद करना है। अच्छा, अब एक नया प्रोजेक्टाइल आ गया है। वो कहता है कि ऐसा प्रोजेक्टाइल बताओ जिसको हम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं एक पर्टिकुलर हाइट से। वो क्या था, वो नीचे से फेंक रहे थे ऊपर। अब एक हॉरिजॉन्टल पाथ में के ऊपर से हम फेंक रहे हैं नीचे की तरफ किसी चीज़ को। हमें पता है कि एक्स कंपोनेंट वी कंपोनेंट जो है वो इन वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मौजूद है, इनिशियल कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट जो है इसका जीरो मौजूद है। अगर इस साइड पे आते हैं तो इधर एक्स कंपोनेंट भी मौजूद है, वाई कंपोनेंट भी मौजूद है। हमें पता है कि मैंने अगर इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं कहती हूँ एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, एस इज इक्वल टू वी टू होता है, वी टी होता है सॉरी। तो एस की जगह मैंने एक्स लिख लिया क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ, और इसकी जगह मैंने ठीक है। तो अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस में हमें पता है कि एस इज इक्वल टू VI T प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है। उसमें मैंने सिंपल एक्स, क्योंकि बुक में ऐसे लिखा था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू VI XT। वर्टिकल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू VI T प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब वर्टिकल डिस्टेंस में हमने एक बार बात की, हमें पता है कि जो इनिशियल वाई कंपोनेंट है वो ज़ीरो है। ठीक है, मैंने अगर वर्टिकल की बात करें तो कंपोनेंट भी वाई का ही आएगा, तो ये ज़ीरो होगा, तो वैल्यू पूरी की पूरी ज़ीरो। तो वाई किसके इक्वल आया 1/2 GT स्क्वायर। अब जी की जगह मैंने AY/T स्क्वायर लिखा क्योंकि हम जी के वाई कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं, और पॉजिटिव मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि वो नेगेटिव नीचे की तरफ हमेशा ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है। सो वाई इज इक्वल 1/2 GT स्क्वायर। इसके बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको आप टेढ़ा कर लो, इसको आप टाइम फाइंड करने के लिए फाइंड कर लो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता है। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। ये देखें, इसने बोला भी यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू स्क्वायर दोनों साइड पे, तो 2√2 y/g। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब वो कहता है अगर वी एक्स कंपोनेंट देखना है तो वी जो है वो कांस्टेंट है, एक्स कंपोनेंट इसका कांस्टेंट है, लेकिन उसका वाई कंपोनेंट क्या है, ज़ीरो है। पिछले में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों सेम थे और वो कांस्टेंट थे, लेकिन यहाँ पे इसका वाई कंपोनेंट इनिशियल ज़ीरो है। VFY जो है फाइनल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो GT के इक्वल है। वो बताया कैसे इक्वल है, क्योंकि VIY ज़ीरो हो चुका है, जिसकी वजह से वो VFY जो है वो GT के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इस पर हम पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को। ठीक है, अब इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमें पता है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर होता है। आप भी देख रहे हो, आपको बस ये पता चाहिए सिर्फ स्केलर होते हैं। ठीक है, ये स्केलर इक्वेशंस होती हैं। एस इज इक्वल टू VI T प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है, ये वेक्टर इक्वेशंस होती हैं। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये भी वेक्टर इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए स्केलर कौन सी है, और ये दोनों वेक्टर हैं, बाकी स्केलर हैं। ठीक, और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको ये पता हो कि जो ये वैलिडिटी इसकी तब होती है, ये इक्वेशंस तब वैलिड होती हैं जिस टाइम पे एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो, और लीनियर मोशन के लिए होती हैं, और ये वैलिड नहीं होती सर्कुलर मोशन के लिए या सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए। ठीक है, अच्छा, पीछे मैंने बताया था वेलोसिटी और स्पीड के इक्वेशंस, उनके फार्मूलाज, उनकी MCQs वगैरह। अब मैं बताऊंगी डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, अच्छा, अब वो कहता है विच ऑफ द करेक्ट, विच ऑफ फॉलोइंग, विच WF कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इट डिस्प्लेसमेंट बिकम इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, देखो, अब देखो, हमने ये क्वेश्चन आपको समझने पहले ज़रूरी है कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम वेलोसिटी में बताया था कि अगर एक बॉडी है, ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट सेम हो जाता है, तो अगर जहाँ से वो बॉडी स्टार्ट करी है वहीं पे आके बॉडी वापस यहाँ पे 5 मीटर तय किया, वापस भी ए पे आ गए, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे ज़ीरो जाती है, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता। डिस्टेंस डिफरेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ द सिंपल डिस्टेंस दैट इज़ कवर्ड। ठीक है, तब हमने यहाँ बता दिया कि अगर स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम हो या डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, वेक्टर जीरो होता है, डिस्टेंस जीरो नहीं होता। ठीक है, कहते हैं द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर इट इफ डिस्प्लेसमेंट बिकम इक्वल टू ज़ीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए डिस्टेंस जीरो होगा, देख लेते हैं होता ही नहीं होता। डिस्टेंस क्या ज़ीरो नहीं होगा, ये भी देख लेते हैं। इसका आंसर मे बी A एंड B है, इसको हम देखते हैं क्यों बताया। देखो, जब एक बॉडी रेस्ट कंडीशन पे होती है उस टाइम पे उसका डिस्टेंस भी ज़ीरो होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होती है।
जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन मूव कर रही होती है उस टाइम पे जहाँ से अगर बॉडी ने स्टार्ट किया, समझे सपोज करें बॉडी ने स्टार्ट यहाँ से किया, यहाँ से स्टार्ट करके बॉडी जो है वापस यहाँ पे आके सर्कल कंप्लीट होता है, ठीक है। इट्स माई लेफ्ट हैंड, तो गंदी पिक्चर से बने, यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहाँ पे आई है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो ना हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ज़ीरो है इस केस में भी ज़ीरो है, उसके डिस्टेंस ज़ीरो हो भी सकता है और डिस्टेंस ज़ीरो नहीं भी हो सकता, मे बी ए और बी। क्लियर। अब एक कॉमन एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने भी पीछे डेफिनेशन बताई थी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस सिंपल बॉडी जो कवर करती है मोशन। इनकरेक्ट इनमें से ये है कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो है छोटा होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन बच्चों को नहीं आता होता क्योंकि बच्चों ने डेफिनेशन भी कवर नहीं किया होता, ठीक है। अब आते हैं सर्कल के क्वेश्चंस पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक समझ आ गया, आपको बाकी सारे समझ आ जाएंगे। तो एक को पहले चीज़ समझें। कहता है कि एक बॉडी है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर जिसका रेडियस 4 है। कैलकुलेट करो उसकी रेशो फ्रॉम डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग ए सेमी सर्कल या हाफ सर्कल। सेमी सर्कल को हाफ सर्कल कहते हैं, या कंप्लीट सर्कल भी कह सकते हैं इसकी जगह। इस जगह वो क्वार्टर रोटेशन भी कह सकता है, मर्जी है उसकी। ये मैंने जो तीन लिखे हैं ए बी एंड सी, ये मैं तीन डिफरेंट सिचुएशंस और कॉन्सेप्ट्स आपको बताने लगी हूँ यहाँ पे। मैं अगर बात करूँ सबसे पहले हाँ सेमी सर्कल की, क्वेश्चन सेमी सर्कल का है। यहाँ पे रेडियस कुछ भी लिखा हो उसमें कोई गर्ज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का यूज़ ही नहीं होता, ठीक है। रेशियो क्वेश्चन में खास तौर पर यूज़ नहीं होता रेडियस, क्योंकि रेडियस से कैंसिल हो जाना होता है, ठीक है। हम कहते हैं हाफ सर्कल की बात करें। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक सर्कल जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर दोबारा ए पॉइंट पर आकर फिनिश हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में, ज़ीरो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। कहते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr। एक जो हाफ सर्कल होता है वो हाफ सेमी सर्कल की बात कर रहा है, हमें पता है उसका सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। ये एक कंप्लीट का है, एक क्या होता है, ये कंप्लीट सर्कल का सर्कमफेरेंस है। हाफ करेंगे तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो पाई आर बन जाता है। हाफ सर्कल का क्या होता है, सर्कमफेरेंस पाई आर। कहता है डिस्प्लेसमेंट मैंने अब 2r कैसे लिख दिया, इसका रेडियस कितना है 4, इसका रेडियस कितना है 4। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने इसका हाफ सेमी सर्कल फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई उसकी, ये आर और आर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर प्लस आर क्या बना 2r, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे फाइंड हुआ, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या था पाई आर, डिस्प्लेसमेंट क्या था 2r, पाई बाई 2, ये फिक्स है पॉइंट। कभी पूछे डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट पाई बाई 2 होता है फॉर सेमी सर्कल, रेडियस कुछ भी देगी आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कहते हैं डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस कहते हैं तो 2/पाई हो जाएगा, ऑपोजिट कर देंगे तो ऑपोजिट ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये पाई बाई 2 है ये वाला। अब मैं बात करती हूँ कंप्लीट रोटेशन की। कंप्लीट रोटेशन में इसका रेशियो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो इन्फिनिटी कैसे है। पहली बात, जो कंप्लीट सर्कल में कंप्लीट रोटेशन में सर्कमफेरेंस जो वो 2πr के कहलाता है, और मैंने बताया भी आपको सर्कल में डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है, पीछे बता चुकी हूँ। डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई जीरो होता है। अब 2πr डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो है, तो इन्फिनिटी आ गया, ऑपोजिट कर दूंगी तो जीरो आ जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इट इज़ ऑलवेज इन्फिनिटी, और अगर ज़ीरो ऊपर आ जाए नीचे कुछ भी लिखा हो वो नीचे ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। ये बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन नहीं करनी है टेस्ट में, ऐसी गप्पियाँ नहीं मारनी, ठीक है। फिर वो कहता है क्वार्टर रोटेशन क्वेश्चन कर रहा है, क्वार्टर रोटेशन को देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना है, मुश्किल सवाल आ गया। कहता है डिस्टेंस में पता है 2πr होता है, क्वार्टर की बात करें 1/4 की बात करें, एक हिस्से की बात करें, क्वार्टर एक हिस्से को कहते हैं 1/4, तो मैंने 1/4 से डिवाइड कर दिया तो पाई r/2 आया। अब फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने अगर यहाँ से जहाँ जा रही हूँ डिस्टेंस फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट का होगा मैं स्ट्रेट कर्व लाइन ड्रॉ करूँ ताकि आराम से आसानी से पहुँच जाऊँ। अभी क्या नज़र आ रहा है आपको, एक ट्रायंगल, इसको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब वो कहता है ये है इसका पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम कह रहे हैं डी हाइपोथेसिस। फिर आर स्क्वायर, यहाँ भी आर गिवन है, यहाँ भी आर गिवन है, ठीक है, भी आर है, ये भी आर है। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू √2r, इसका आंसर पे आता है। अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, पाई बाय √2 इंटू 2, या पाई बाय 2 √2 भी कह सकते हैं। याद कर लें इसको भी, लिखने की या फाइंड आउट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइम वेस्टेज होता है। आपको पता है कि एंट्री टेस्ट में टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, आपको ये चीज़ें मेस्मराइज होनी चाहिए, याद होनी चाहिए।
अच्छा, स्पीड एंड वेलोसिटी के कुछ काफ़ी अनोइंग क्वेश्चन होते हैं, पता नहीं चलता उसमें फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, फार्मूला यूज़ भी कर लें तो पता अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमने v1 प्लस v2 बाई टू यूज़ करना है, हमने यहाँ पे एक्सेलेरेशन कैसे बतानी है, एक्सेलेरेशन कैसे इन्फिनिटी है या एक्सेलेरेशन कैसे यूनिफॉर्म है, मैं बताती हूँ कैसे करना है। आपने 4 सिचुएशन याद कर लेनी है, जब भी सिचुएशन आए आपने मैच करना है, क्वेश्चन में सिचुएशन मौजूद है, अगर मौजूद है तो वो फार्मूलाज अप्लाई करो, आंसर कर लें, फाइंड अपना। क्या सबसे पहले आप 2 सिचुएशन याद करें। जब भी बात करें कि दो बॉडीज़ उनका डिस्टेंस उन्होंने सेम कवर नहीं किया, ना उनका टाइम सेम है, दोनों बॉडीज़ का ना डिस्टेंस सेम है ना टाइम सेम है, हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? दोनों की जो है वो स्पीड v1 प्लस v2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2, इससे आप एवरेज स्पीड फाइंड करोगे उसकी, ठीक है। लेकिन वो क्या क्या कहता है कि इसका दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, दोनों का टाइम भी सेम है जिसमें वो कवर कर रहे हैं, उस टाइम पे उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अब जब यूनिफॉर्म स्पीड है तो हमें पता है कि उसमें एवरेज इंस्टेंटेनियस दोनों क्या होती हैं, सेम होती है। उसमें एक्सेलेरेशन एवरेज इंस्टेंटेनियस क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब एक्सेलेरेशन यहाँ भी यूनिफॉर्म है। इसका मतलब यहाँ पे वो कहता है वो, जैसे मैंने पीछे बताया कि जब यूनिफॉर्म होती है वेलोसिटी तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होती है, अगर यूनिफॉर्म होती है एक्सेलरेशन तो एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम होती है। इसी तरह उस मोमेंटम का भी है, ठीक है। एक पहला केस या सेकंड केस या, ये दोनों का आराम से याद कर लें। ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट मुश्किल नहीं है। कहता है बॉडी है जिनके डिस्टेंसेस दोनों सेम है, एक बॉडी 10 सेकंड में कवर कर रही है, एक बॉडी 20 सेकंड में कवर कर रही है, तो हम यहाँ वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वी है वी इज़ इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ठीक है। और वो कहता है कि डिस्टेंसेस सेम नहीं है लेकिन टाइम पीरियड सेम है। बॉडी जो है वो अगर 50 किलोमीटर कवर कर रही है और एक बॉडी जो है वो 30 किलोमीटर कवर कर रही है, टाइम दोनों का सेम है, टाइम दोनों का 10 घंटे हैं या 5 घंटे हैं या 1 घंटा है, तो उसमें हम कहते हैं कि जो एवरेज स्पीड होती है v1 प्लस v2 डिवाइड बाई टू, जनरल फॉर्मूला है। तो आपको ये हम जाके पता ना चल रहा हो कि स्पीड इससे से सेम है या फिर नहीं है, तो आपको ये यूज़ करना है कॉमन में, ठीक है। लेकिन क्लियर कर दें इन 2 पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को, तो आपको इस लिहाज से जो यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह न्यूटन के कुछ लॉज पढ़ लेते हैं, कॉमन है बट पता होना चाहिए कि इसमें एमसीक्यू किस तरह के होते हैं। न्यूटन के 3 लॉज हैं। पहला जो लॉ होता है न्यूटन को, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल लॉ। ये डिफाइन किस चीज़ को कर रहा होता है, फोर्स को डिफाइन कर रहा होता है। इसकी स्टेटमेंट ये होती है कि मोशन उस टाइम पे मोशन हो जिस टाइम पे बॉडी के अंदर फ्रिक्शन ना हो या उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है ना हो, ज़ीरो दोनों, वाला बॉडी इज़ इन रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो और कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई की जा रही हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जा रही हो, जब एक बॉडी रेस्ट हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो और कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही हो। इसी तरह न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है उसको देखें, ये डिफ़ाइन किस चीज़ को कर रहा है, एक्सेलरेशन को, वो डिफ़ाइन किस को कर रहा था, फोर्स को। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक लॉ है। इसके ज़रिए से न्यूटन सेकंड लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसके ज़रिए से न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ हम दोनों डिराइव कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू एम ए इसकी वो डेरिवेशन होती है। न्यूटन सेकंड लॉ मेजर कर रहा है फोर्स को, डिफ़ाइन करता है एक्सेलरेशन को। ये काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट जिनको मैंने हाईलाइट किया, समझे वो इंपॉर्टेंट हैं। और न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफ़ाइन कर रहा है फोर्स को, यहाँ पे वो मेजरिंग करता है फोर्स, डेफिनेशन नहीं देता। अब ये डिफाइन करता है यूनिट ऑफ फोर्स को, बताया एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ, इसका इन्वर्स रिलेशन है विद मास के साथ। थर्ड लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ, ऑल मोशंस आर ड्यू टू थर्ड लॉ। हर मोशन जो है वो थर्ड लॉ के मुताबिक है। फोर्सेस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ पेयर्स, पेयर की फॉर्म में द फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है। एक्शन एंड रिएक्शन, दे कैन नेवर बैलेंस और कैंसल ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरे कैंसिल कर दे तो बॉडी दुनिया में कोई मूव ही नहीं कर पाएगी। एक ज़रूरी है कि वो दोनों एक दूसरे को पुश एंड पुल करें, तब जाके बॉडी जो है बैलेंसिंग ना होना। और ये है कि ये दो डिफरेंट चीज़ों पे एक्ट हो रही होती है, एक बॉडी पे एक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। कभी भी बैलेंस नहीं करती, ना ही कैंसिल करती हैं। और दूसरी बात, दोनों जो है वो डिफरेंट फोर्सेस जो हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रही होती हैं, सेम ऑब्जेक्ट नहीं होता। इस तरह वो कहता है कि ए है फोर्स ऑफ ए, वो अपोजिट होगी तो फोर्स ऑफ बी। एब्सोल्युटली एक एक्शन है, दूसरा क्या रिएक्शन है, रिएक्शन क्या होता है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन लगा दिया। एफ इज इक्वल टू एम में, एफ इज इक्वल एम इंटू एक जगह क्या खोला, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम। फोर्स देखेंगे कैसे, इसी तरह फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, सो चेंज ऑफ मोमेंटम बाय चेंज ऑफ टाइम। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट इसका। अभी जो है मैं आपको यहीं तक रखती हूँ, ठीक है। हम जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा टोटली ग्राफ्स पे। ग्राफ्स को एक्सप्लेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
बच्चे काफ़ी मिस करते हैं उस चीज़ को। तो मैं ग्राफ्स पे नेक्स्ट टॉपिक बनाऊंगी। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है, ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 2 है ऑफ द फोर्स इन मोशन। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, फिर इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगी, ताकि जो है क्यूरीज आपके कुछ भी होते तो नीचे बता दें कि जो क्यूरीज होती हैं मेरे पास आंसर टाइम हो तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। तब तक ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।